मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज चलिए जेपीएससी और यूपीएससी से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात कर लिया जाए। जेपीएससी का, जैसा कि पहले जेपीएससी पर बात करते हैं। जेपीएससी के बारे में जैसा कि आपको पता है कि पहले जो आंसर की निकाला गया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिस पर काफ़ी विवाद हुए थे, क्योंकि ऑप्शंस गलत थे या उत्तर गलत थे। अभ्यर्थियों को आपत्ति देने का समय दिया गया था और जिसके ऑप्शंस गलत थे, एक दो और भी हैं ऑप्शंस गलत जिस पर जेपीएससी ने विचार नहीं किया है, लेकिन बाकी में सारे को नंबर दे दिया गया है, 2-2 मार्क्स। हालांकि इससे जो मेधावी अभ्यर्थी होते हैं कहीं ना कहीं से उन्हें नुकसान होता है। जेपीएससी को यह समझना होगा, क्योंकि यह सीधे सीधे जो नंबर बांट दिया गया 8 नंबर, यह इस 8 नंबर पर 4 प्रश्न का जो नंबर बांटा गया है, इस 8 नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मेधावी अभ्यर्थियों का ही अधिकार था। उन अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं था जो मेहनत नहीं कर पाए थे, जिनका अगर वो मेहनत करके भी जाते तो बहुत होता तो 4 में से 1 सही होता। तो यह निर्णय भी सही नहीं है। उससे बेहतर था कि पूरी तरह से हटा दिया जाता मार्क्स, 8 नंबर को हटा ही दिया जाता, ज़्यादा बेहतर था। हालांकि ये भी निर्णय नहीं सही होता। उससे बेहतर था कि प्रश्न इस तरीके से सेट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे विवाद होते हैं। फिर भी चलिए, ये कोर्ट तक ये मामला नहीं जाएगा, क्योंकि सभी को प्रदान कर दिया गया। हालांकि गहराई में जाइएगा तो इससे मेधावी अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ है 8 मार्क्स का, है ना। अब चलिए अगले कदम पर चलते हैं। रिवाइज आंसर की में भी कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर सुधार दिए गए हैं शायद जिस पर कोई विवाद ही नहीं था। इसमें 3 प्रश्नों पर काफ़ी विवाद उठ रहे हैं, और ये 3 प्रश्न इट मीन्स 6 प्रश्न। 3 प्रश्न में जो पहला शामिल है, जो मूल्यह्रास वाला है, जो बाजार द्वारा नियंत्रित होता है, मुद्रा का अप डाउन हो तो मूल्यह्रास कहलाता है, मूल्यन तो कहलाता है नहीं। 3 बार तो अवमूल्यन हुआ ही है इंडिया में, है ना। तो वहाँ पर तो अवमूल्यन आंसर होगा ही नहीं, क्लियर। चाहे वो अर्थशास्त्र का 10 लेवल का कोई विद्यार्थी हो या फिर नोबेल प्राप्त करता कोई व्यक्ति हो अर्थशास्त्र का, सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दूसरा जो है डोम्बारी बुरू, ये तो गांव-गांव का, झारखंड के गांव-गांव के बच्चे तक को अगर समझा दीजिएगा, कहानी सुना दीजिएगा तो उनको भी याद होगा। तो ये भी गलत उत्तर है 100%। तीसरा जो है प्रांतीय जो स्वायत्तता है, प्रांत को स्वायत्तता प्रदान किया गया था, तो 19 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उस समय द्वैध शासन था, स्वायत्तता नहीं था। तो 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम में स्वायत्तता प्रदान की गई है, ये भी कोई नहीं काट सकता है। अब सोचिए कि रिजल्ट के बाद एक विवाद के बीज को जेपीएससी ने बोने का काम किया है, इसलिए बेहतर होगा, हमारे विचार से यह बेहतर होगा, फिर से इन तीनों उत्तर को कम से कम सुधार दिया जाए, ताकि मुख्य परीक्षा में लेट नहीं हो। अन्यथा रिजल्ट के बाद हाई कोर्ट में अगर इन 3 प्रश्नों के मुद्दे पर कोई भी अभ्यर्थी चले जाते हैं जो नियरेस्ट 4 नंबर से, 6 नंबर से, 2 नंबर से, 1 नंबर से कट ऑफ से पीछे रह गए हैं, वो तो कोर्ट जाएंगे ही, जा क्या सकते हैं, है ना। विवाद रूपी बीज का जो है बीजारोपण अच्छी तरह से हो चुका है। अगर नहीं सुधारा गया तो रिजल्ट के बाद तो गड़बड़ होना ही है, कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट में मामला जो है पूरी तरह से स्वीकृत होगा, और सुधारना तो पड़ेगा। आज जेपीएससी को आज स्वयं जेपीएससी सुधार ले अगले 2-3 दिनों में, या फिर कोर्ट के आदेश के बाद सुधारे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार कोर्ट मैटर जाए, ये सिंपल सा चीज़ है, सभी लोग जानते हैं। आयोग के द्वारा अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर इसे वापस लेना चाहिए संशोधन की को, और इन तीनों आंसर को सही जारी करना चाहिए, ताकि मेधावी अभ्यर्थी जो मेहनत करके गए, जो सही उत्तर बनाए, उनको यहाँ नंबर नहीं दिया गया। जो अंदाजी मारे थे और गलती से आयोग के साथ भिड़ गया है, उनको नंबर आप दे दिए, तो ये रिजल्ट जो है फिर मान्य नहीं होगा इस 6 मार्क्स के कारण खास करके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अन्याय है मेधावी अभ्यर्थियों के साथ। चलिए, आज 9 अक्टूबर है और कल है 10 अक्टूबर, ठीक है। इंडियन सिविल सेवा का
प्रारंभिक परीक्षा कल है। यूपीएससी के द्वारा जो पूरे देश में अलग अलग केंद्रों में आयोजित किया जाता है। रांची में भी आयोजित किया जा रहा है, बिहार में पटना में भी आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी 1-2 सेंटर रहते हैं, ठीक है। भारत के युवाओं में, है ना, एक अब देखा जा रहा है, ट्रेंड देखा जा रहा है इंडियन सिविल सर्विसेज के प्रति। चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों, चिकित्सा बैकग्राउंड से हों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, विधि, है ना, या कोई भी मैनेजमेंट सेक्शन से हों, सभी का सपना कहीं ना कहीं होता है कि सिविल सेवक के रूप में देश की सेवा वे करें, है ना। बहुतों का सपना होता है विदेश सेवा के रूप में, ठीक है। ये टॉप मोस्ट सर्विस माना जाता है सिविल सेवा का। इसमें 28 से 30 पोस्ट होते हैं और जहाँ वे जाते हैं छा जाते हैं। इट मीन्स कहीं भी उनकी नियुक्ति होती है तो वहाँ के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, अनुसेवी हैं, सभी उनके अधीन आ जाते हैं, ठीक है। एक तरह से उनके हाथ में ऐसी शक्ति और सत्ता प्राप्त होती है, प्राधिकार प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वे नीति बना सकते हैं, नीति के कार्यान्वयन कर सकते हैं, कुछ नया सोच करके लागू कर सकते हैं, जिसमें सरकार का बैकहैंड रहता है। उसलिए तो उनकी नियुक्ति होती है इस कठिन परीक्षा के माध्यम से, है ना। और उसी का प्रीलिम्स से पहला प्रवेश द्वार है कल, है ना। और जो फाइनल रिजल्ट आया है हाल ही में, वहाँ पर हिंदी मीडियम के साथ विवाद का एक जो है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम से जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं निराश जरूर हुए होंगे, लेकिन इस निराशा में भी एक आशा छुपा हुआ है कि चलिए 20 ही हुआ है मान लीजिए, लेकिन हुआ तो है ना। ऐसा तो नहीं कि हुआ ही नहीं। अगर नहीं भी होता तो क्या होता, आपसे शुरू हो सकता था। इसलिए इस नेगेटिविटी से निकलिए। कल एग्ज़ाम है, आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश, तमिल, बांग्ला, उड़िया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने जो भी आपका भाषा है उसी को रखिए, मीडियम चेंज करने का दबाव में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मीडियम आप चेंज करेंगे तो उसी दिन जो है आपका रिजल्ट जो है निर्धारित हो जाएगा कि आपको काफ़ी दिक्कत आने वाला है। यहाँ पर भी जैसे आपका जेपीएससी का भी है ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत लोग डर से हिंदी छोड़ रहे हैं, है ना। हिंदी साहित्य नहीं लेना है, हिंदी साहित्य नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ना। एक बार ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ठीक है। 34,000 कॉपी में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। हिंदी साहित्य पहली बार ऑप्शनल के रूप में आया था, सिलेबस सबसे कठिन था, तो कम मार्क्स आ गए। लेकिन इस बार भी ऐसा होगा, हो सकता है हिंदी साहित्य इस बार टॉप में रहे, इसलिए घबराना नहीं। अगर आपका हिंदी साहित्य है, हिंदी रखे, बदलेंगे लास्ट में खोटा नागपुरिया रखेंगे तो आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए एकदम आशंका रहित होकर के आप लोग भी हिंदी साहित्य रखिए। उसी तरीके से वहाँ पर भी आप यूपीएससी में भी आप हिंदी मीडियम के हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रश्न जो रहता है निश्चित रूप से, चाहे यूपी हो, बिहार हो, जेपीएससी हो, इसके लेवल से हाई होता है। वहाँ 2 पेपर होते हैं, एक सीसैट पेपर और दूसरा गैट पेपर, है ना, जनरल एबिलिटी टेस्ट फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर जो है सीसैट पेपर, है ना। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं, इंग्लिश तो हटा दिया गया है, तो पहला पेपर जो होता है तो वहाँ पर 40 से 50% प्रश्न जो है स्टेट लेवल का ही होता है ना। तो कंसेप्ट यही है, निकालने का कंसेप्ट यही है, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा जो है यूपीएससी के लिए बदल जाता है। स्टेट टाइप का अपन नहीं पढ़ सकते हैं वहाँ पर, है ना। इस बार जेपीएससी में कुछ प्रश्नों में आपने देखा होगा कि यूपीएससी का प्रभाव दिख रहा था। प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, यूपीएससी में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करता है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस से सीधा हर चीज़, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से करेंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट इत्यादि जो है सीधा एकदम आ जाएगा, वैसा नहीं। ऑप्शंस में एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको आने चाहिए। आप इतना ज़्यादा स्टडी किए हुए हों कि आप 3 ऑप्शंस को अगर नहीं भी जानते हैं तो 3 ऑप्शंस को आप सरलतापूर्वक हटा सकते हैं। और वहाँ पर चूँकि 4 ऑप्शंस नहीं होता है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, है ना। उस प्रोक्त में 1, 2 सही है, 3, 4, 5 सही है,
तो वहाँ पर भी परेशानी होती है। अभ्यर्थियों की दो तरह की परेशानियाँ होती है। एक तो ब्रॉड नॉलेज की आवश्यकता होती है। पिछला बार ही आया था 2020 के आईएएस में किसान क्रेडिट कार्ड से, तो झारखंड में आएगा तो दे देगा किसान क्रेडिट कार्ड कब लागू हुआ, इसका लक्ष्य कौन सा वर्ग है, 4 ऑप्शन दे दिया। वहाँ वो नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड ऊपर देगा, नीचे 4 स्टेटमेंट देगा, उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन आता है। तो दो समस्या यहाँ आता है, एक तो ब्रॉड नॉलेज चाहिए और दूसरा समय को वहाँ पर फास्ट करना पड़ता है ना। यहाँ समय आपका बच जाता है झारखंड जैसे, बिहार जैसे एग्जाम में, लेकिन वहाँ पर जीएस में समय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो वहाँ पर प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा खासा मेहनत चाहिए, है ना। और आप हिंदी मीडियम है इसका अर्थ नहीं है कि इंग्लिश थोड़ा भी नहीं जानते हैं। हर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सिविल सेवा के जीएस में होते हैं, आपके ऑप्शनल हैं, है ना, तो उसके जो भी सब्जेक्ट के स्पेशल वर्ड्स हैं उसके इंग्लिश आपको जानना ही चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम में मत दीजिए, है ना। जो भी आपके स्पेशल वर्ड होते हैं इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, है ना, करेंट अफेयर्स हो सके तो हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश में भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। तो रटने बैठिएगा तो नहीं होता है सब, है ना, रटने से नहीं होता है। इसके लिए रेगुलर यूज में अपना तैयारी के दौरान ही कुछ इंग्लिश मटेरियल्स का भी आप यूज करें, प्रत्येक सब्जेक्ट का। करेंट अफेयर्स में कुछ इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में जो है करेंट अफेयर्स को पढ़ें, मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, तो धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ना। तो इस तरीके से आप इंग्लिश वर्ड्स से जब परिचित होंगे तो जब आपके समझ प्रश्न आता है एग्जाम हॉल में, तो उसके इंग्लिश को भी जहाँ ज़रूरत पड़े देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अब हिंदी के अलावा इंग्लिश से एक लाइन भी नहीं जानते हैं तो एक आरोप लगता है या कथित तौर पे कहा जाता है कि ट्रांसलेशन जो है गड़बड़ रहता है। तो कम से कम थोड़ा बहुत इंग्लिश जानिएगा तो ट्रांसलेशन से तो कैच से सेट पेपर में कर लीजिएगा ना। वहाँ देखिए कंप्रीहेंशन वाले पैसेज, छोटे बड़े पैसेज के प्रश्न जो हैं भरमार रहते हैं सेट पेपर, वहाँ तो 33% है क्वालिफाइंग। तो वहाँ पर जो टेक्निक अपनाना चाहिए, वहाँ पर पहले प्रश्न पढ़िए उसके बाद पैसेज पढ़िए, लेकिन इतना आसान मत समझिएगा यूपीएससी के पैसेज को। क्लियर? यूपीएससी के पैसेज का मैंने गहराई से अध्ययन किया है। एक चीज़ क्लियर हमेशा दिमाग में बैठा करके रखिए, यूपीएससी के सीसेट पेपर के पैसेज के संदर्भ में, कि जीएस का जितना अधिक गहराई से आपका नॉलेज होगा उतना अच्छा और एक्यूरेसी के साथ सीसेट पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ विश्व बैंक से रिलेटेड छोटा सा एक पैसेज दिया है, विश्व बैंक के गठन से, स्थापना से। ऐसा नहीं कि वहाँ पर झूठ मूठ का कोई कहानी लिखा जाता है किसी पैसेज में, वो हिस्ट्री से रह सकता है, ज्योग्राफी से रह सकता है, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, यही सब में किसी से एक पैसेज उठा करके दिया जाता है। आप कॉन्शियस हैं, आप तैयारी हमेशा करते रहे हैं, तो कोई भी पैसेज देगा, किसी भी तरह का पैसेज देगा सीसेट में, आप कभी ना कभी पढ़े हुए रहेंगे, परिचित रहेंगे। तो वहाँ पर से भी क्या होगा, ट्रांसलेशन की समस्या समाप्त होगी। कैसे समाप्त होगी? तो एक तो आप पढ़े हुए हैं, तो पैसेज पढ़ के कहीं कहीं टफ वर्ड्स अगर दिया है तो आपका चूँकि उस टॉपिक पे अच्छा खासा जानकारी है तो आप लगभग कैच कर लेंगे कि ये लगभग पूछा गया है। दूसरा, आपको जो मैंने पहले बताया कि इंग्लिश मटेरियल का भी आप तैयारी के दौरान यूज करें, बेहतर रहेगा। तो उससे आप ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। क्लियर? तो ये सब आपका लाभ होता है। तो सीसेट में ऐसा नहीं कि आपका एक तो मेरिट में नहीं जुड़ता है, और दूसरा इसका जो ये है ओनली 33% आपको लाना है। तो पैसेज सेक्शन आपका मजबूत है, मैथ रीजनिंग वगैरह मजबूत है, तो 33% नहीं आएगा इस सवाल ही नहीं है ना। जहाँ तक मेरी ओर से हेल्प का बात है, अभी तो मैं यूपीएससी के लिए कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे टारगेट में जेपीएससी है। अभी जेपीएससी के बाद अगला टारगेट जो हमारा नेक्स्ट ईयर है यूपीएससी का प्रीलिम्स ही है। ठीक है, तो उस समय ही हेल्प कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि आज वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि कल इतना बड़ा एग्ज़ाम है और जो रिजल्ट आया है उससे कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले हतोत्साहित फील कर रहे होंगे, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है।
क्योंकि जो सबसे बड़ा आशा का केंद्र है कि प्रीलिम्स में कहा जा रहा है 2020 में 500-600 कैंडिडेट ही हिंदी मीडियम से क्लियर कर पाए थे। अगर 500-600 कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस में हिंदी मीडियम से बैठा था उनमें से 20-22 का भी फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो यह पॉजिटिव है। क्लियर, काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। इसलिए बहुत बड़ा जो आपके लिए बाधा है हिंदी मीडियम के रूप में वो प्रीलिम्स क्लियर करना है। वहाँ पर तो कोई हिंदी इंग्लिश नहीं लिखना है, बस ब्लैक करते जाना है OMR में। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है इट मीन्स आपके स्टडी में खामी है, क्योंकि वहाँ लेखन शैली का तो चेक हो नहीं रहा। ठीक है ना, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा कि किसी तरह का आरोप आप लगा सकते हैं। तो स्टडी का तरीका जो है बदलना होगा अगर आपके फिर से स्कोर डाउन होते हैं। स्कोर अगर अप होते हैं तो निश्चित रूप से आपने तरीका को बदल लिया है और सही तरीके से स्टडी करके गए हैं। ठीक है, तो रेनेसा IAS की ओर से जो भी सिविल से भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने को जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और IAS एग्ज़ाम्स के लिए भी, UPSC के लिए स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए रेनेसा IAS का साथ आपको नेक्स्ट ईयर से मिलने लगेगा। और जो जो सावधानियां आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है, सारे निर्देशों को सावधानी पूर्वक आपको मानना है, एक भी निर्देश का उल्लंघन नहीं करना है। बाकी JPSC के दौरान मैंने समझाया ही था, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, चारों ऑप्शंस या जो कथन वाले सेक्शन हैं पढ़िए, लास्ट में करेंट को थोड़ा बहुत देख लीजिए, इन्वायरमेंट सेक्शन का शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर आपने बनाया है उसको देख लीजिए। इन्वायरमेंट भी एक समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए जो प्रीलिम्स होता है वन सेवा और सिविल सेवा दोनों के लिए कंबाइंड होता है, इसलिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट का प्रश्न बढ़ा है। टारगेट आपको 110 प्लस रखना है क्वेश्चंस, है ना, मार्क्स नहीं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है ना। तो 110 प्लस अगर आप ले आते हैं क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।